हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर भारत का इतिहास इकाई 1 भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत के अंतर्गत हमने लास्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 2 तक का अध्ययन कर लिया था। आज हम प्रश्न संख्या 3 से शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए। उत्तर, पुरातत्व साधन। पुरातत्व का महत्व इतिहास के अध्ययन में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसी कारण यह विषय स्वतंत्र अध्ययन बन गया है। भारतीय इतिहास में अनेक संदिग्ध स्थलों का निर्धारण करने में इस सामग्री का योगदान प्रशंसनीय रहा है। पुरातत्व इतिहास की दो तरह से सहायता करते हैं। एक, प्रतिपादक रूप में, अर्थात जानकारी के सर्वथा नए साधन प्रस्तुत करके, तथा दूसरे, समर्थ रूप में, अर्थात ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करके। इस महत्वपूर्ण सामग्री को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1, अभिलेख, 2, स्मारक, 3, मुद्राएं। 1, अभिलेख। भारत के इतिहास को प्रकाशित करने में अशोककालीन तथा अशोक के पश्चात के अभिलेख ही विशेष उल्लेखनीय हैं। अशोक ने अपनी राजाज्ञा और घोषणाओं को स्तंभों तथा शिलाओं पर उत्कीर्ण कराया। इससे अशोक के धर्म और राजा के आदर्श पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इससे हमें उसके राज्य की सीमाओं का भी ज्ञान होता है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि में है। प्रयाग प्रशस्ति। अशोक के पश्चात अभिलेखों में हरिशेन अथवा प्रयाग प्रशस्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गुप्त वंश के प्रतापी सम्राट समुद्रगुप्त की दिग्विजयों तथा उसके वैयक्तिक गुणों पर पूर्ण प्रकाश डालने वाली सामग्री इस प्रशस्ति के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। मेहरौली प्रशस्ति। इसी प्रकार मेहरौली दिल्ली के लौह स्तंभ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की कीर्ति का उल्लेख है और इसी से ज्ञात होता है कि उसने सिंधु नदी को पार कर वाहिलीक देश को विजय किया। हाथी गुम्फा अभिलेख। इसी श्रृंखला में उड़ीसा में कटक के निकट एक गुफा की दीवारों पर उत्कीर्ण अभिलेख, जिसे हाथी गुम्फा अभिलेख कहते हैं, कलिंग के यशस्वी राजा खारवेल के जीवन और उसकी सफलताओं पर प्रकाश डालता है। ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर की प्रशस्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रतिहार शासक राजा भोज की अर्जित सफलताओं का उल्लेख है। ऐहोल अभिलेख। इसी प्रकार ऐहोल अभिलेख से हमें दक्षिण के चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय द्वारा कन्नौज के सम्राट हर्ष पर विजय का उल्लेख प्राप्त होता है। इस प्रकार असंख्य दान पत्र, समर्पण पत्र तथा स्मारक पत्र के रूप में अभिलेखों का निर्माण हुआ। राजस्थान व मध्य भारत में प्रस्तर पत्रों पर उच्च कोटि के नाटकों के अंश उत्कीर्ण हैं। पुदुकोट्टा या दुदुकोत्तई तमिलनाडु में संगीत के नियमों का उल्लेख किया गया है। विदेशों में भी कुछ ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। इसमें एशिया माइनर में बोगाजकोई के लेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। पारसी पोलस तथा नक्शे रुस्तम ईरान के लेख के अभिलेखों से प्राचीन भारत एवं ईरान के पारस्परिक संबंधों का बोध होता है। अभिलेखों का महत्व। अभिलेख इतिहास की कड़ियाँ जोड़ने में बहुत सहायक है। 2, ये न केवल शासन प्रबंध पर प्रकाश डालते हैं बल्कि प्रमुख व्यक्तियों के चरित्र का मूल्यांकन करने में भी सहायक है। 3, इससे
तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजिक स्थितियों का बोध होता है। 4. साथ ही ये कला के भी अद्वितीय नमूने हैं। 5. भारत में हुई विज्ञान एवं तकनीकी की प्रगति का अनुमान भी इनसे सहजता से लगाया जा सकता है। 6. ये अभिलेख संस्कृत, प्राकृत अथवा मिश्रित तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाओं में खुदे हुए हैं, जिससे हमें समृद्धशाली एवं प्रचलित भाषा की लोकप्रियता का भान होता है। साथ ही प्राकृत शैली एवं साहित्य की प्रगति का भी बोध होता है। 2. स्मारक। पुरातत्व संबंधी वर्गों में अभिलेख, मुद्रा तथा ललित कला संबंधी वस्तुओं को छोड़कर जो कुछ भी धरती के नीचे या ऊपर कला की वस्तु हो या एक ऐसी वस्तु हो जिसके देखने से हमें अपने प्राचीन काल की याद आ जाए, वह प्राचीन स्मारक मानी जाएगी। ये पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, धातु के बने हैं। सिंधु घाटी के स्थलों ने हमारी बहुत सी मान्यताओं को बदल दिया है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के उत्खनन ने तो इतिहास में एक नया परिच्छेद ही जोड़ दिया है। तक्षशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा, देवगढ़, राजगीर, मथुरा, सारनाथ, भरहुत, कसिया, लक्ष्मणेश्वर, खजुराहो, लालगढ़, चितलदुर्ग, पतत्कल आदि से कई तथ्य प्राप्त हुए हैं। उत्खनन के अतिरिक्त धरती के ऊपर के भवन, मंदिर, स्तंभ आदि भी प्राचीन स्मारक के रूप में ऐतिहासिक सामग्री प्रदान करते हैं, जो तत्कालीन धार्मिक विश्वासों, कला की विभिन्न शैलियों, वाणिज्य, व्यापार आदि असंख्य समस्याओं के समाधान के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। सारनाथ का घंटाकार स्तंभ मस्तक उस प्राचीन काल की नक्काशी कला का उत्कृष्टतम उदाहरण है। अजंता तथा एलोरा की गुफाएं अपने काल की भित्ति चित्रकला का श्रेष्ठ नमूना प्रस्तुत करती है। झांसी का देवगढ़ मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, नालंदा की महात्मा बुद्ध की ताम्र मूर्ति आदि भारतीय कला की उच्च रेखाओं का स्पष्ट बोध कराती है। कभी कभी इन पर उत्कीर्ण तिथियां इतिहास के कालक्रम के निर्माण में सहायक बन जाती हैं। मंदिरों, स्तूपों और विहारों से तत्कालीन धार्मिक विश्वासों का पता चलता है। दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्य एशिया में जो मंदिरों और स्तूपों के अवशेष मिले हैं, उनसे भारतीय संस्कृति के प्रसार पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ा है। उन स्थलों में जावा, कंबोज, मलाया, सियाम, बोर्निया, चाइना, कोम्बे आदि मुख्य हैं। जावा का स्मारक बोरोबुदुर इस बात का प्रमाण है कि 9वीं शताब्दी में वहाँ महायान बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय हो गया था। इस प्रकार अंकोर वाट तथा अंकोर धाम से भी प्राचीन स्मारक चिन्ह उपलब्ध हुए हैं, जिनसे भारतीय औपनिवेशिक प्रसार एवं भारतीयों की कला का बोध होता है। 3. मुद्राएं। पुरातात्विक सामग्री में मुद्राओं का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन सिक्कों पर लिखे लेख और चिन्ह महत्वपूर्ण होते हैं। सिक्कों से कई महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं आर्थिक जानकारियां मिलती हैं। हिंदू यूनानी शासकों के सिक्के भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। भारतीय गणतंत्रात्मक राज्यों की जानकारी सिक्कों से मिलती है। पांचाल, मालव व योधेय गणतंत्रों का इतिहास सिक्कों से ही अधिक प्राप्त होता है। इसी प्रकार सातवाहन कुल का इतिहास भी मुद्राओं से ही प्रकाशित होता है। समुद्रगुप्त की मुद्राओं के आधार पर ही हम यह स्पष्ट करते हैं कि वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। उसकी मुद्राओं पर उत्कीर्ण वीणा के आधार पर ही
हम उसे संगीत का उपासक कहते हैं। प्राचीन भारतीय सिक्के सोने, चांदी, तांबे के होते थे। मुद्रा शास्त्र का उपयोग आर्थिक इतिहास लिखने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। दक्षिण भारत में प्राप्त रोमन सिक्कों के आधार पर ही भारत एवं रोम के मध्य व्यापार की बात कही जाती है। स्वर्ण धातु के सिक्कों में जब मिलावट दिखाई देती है तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय राज्य की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। गुप्तकालीन सिक्के बहुत कलात्मक थे। इनमें शासक वर्ग एवं जनता की साहित्य और कला में रुचि दिखाई देती है। इस प्रकार पुरातात्विक साक्ष्य की सहायता से हम प्राचीन भारतीय इतिहास को पहले की अपेक्षा अधिक समय संगत ढंग से समझ सकते हैं। प्रश्न 4, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी विवरण का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर, समय समय पर अनेक विदेशियों ने भारत की यात्रा की एवं अपने विवरण भी लिपिबद्ध किए। तुलनात्मक अध्ययन के लिए विदेशी विवरण बहुत उपयोगी हैं। हम विदेशी विवरण देने वालों में उन्हें भी सम्मिलित करते हैं जो भारत कभी नहीं आए परंतु अपने स्थान पर बैठे बैठे ही भारत के बारे में जानकार अथवा किसी संपर्क माध्यम से समृद्ध होकर अपनी टिप्पणियां लिपिबद्ध कर सकें। यूनानी, साधारणतः यह मान्यता रही है कि विदेशी विवरण भारत पर सिकंदर के आक्रमण के साथ प्रभाव में आया है। ऐसा नहीं है। विशेषकर यूनानी लेखक जो सिकंदर के पूर्व काल के हैं, में लेक्स, हिकेटियस, मिलेटस, हेरोडोटस तथा केसियस के नाम उल्लेखनीय हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में भारत के संबंध में जानकारी दी है। ये सभी भारतीय दर्शन के प्रति आकृष्ट थे, परंतु इनके विवरण प्रामाणिक नहीं है तथा इनका लाभ किसी अन्य शास्त्रीय अध्ययन के साथ ही उठाया जा सकता है। अतः सत्य है कि सिकंदर के साथ भी कुछ ऐसे व्यक्ति आए थे। उनमें अरिस्टोबुलस, नियार्कस, चारस यूमेनियस आदि प्रमुख हैं। उन्होंने सिकंदर के भारत आक्रमण का सजीव चित्रण किया है। हमें इनके विवरण के संबंध में परवर्ती लेखकों के ग्रंथों से जानकारी मिलती है। सिकंदर के बाद के लेखकों में मेगास्थनीज का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वह यूनानी शासक सेल्यूकस की ओर से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था और उसने अपने प्रवास काल को अपनी पुस्तक इंडिका में लिपिबद्ध किया है। अगर मेगास्थनीज के विवरण को कौटिल्य के अर्थशास्त्र के साथ मिलाकर प्रयोग में लिया जाए तो भारत की प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति की एक सजीव प्रस्तुति होती है। इसका ग्रंथ लुप्त है और इसका विवरण परवर्ती लेखकों की रचनाओं में जीवित है। यही स्थिति बिंदुसार के दरबार में सीरिया से आए राजदूत डायमेकस के ग्रंथ की है। अन्य यूनानी लेखकों में सर्वप्रथम प्लिनी का नाम लिया जा सकता है। उसने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में भारत प्रथम शताब्दी के पशुओं, पौधों तथा खनिज पदार्थों का उल्लेख किया है। टोल्मी ने दूसरी शताब्दी ईस्वी में भारत के भूगोल से संबंधित एक पुस्तक लिखी जिसमें उसका दृष्टिकोण पूर्णतया वैज्ञानिक था। एरियन ने अपनी रचना में भारत पर मकदुनिया के आक्रमण का अछूता एवं विस्तृत प्रकाश डाला है। कर्टियस, जस्टिन तथा स्ट्रेबो की देन को हम भूल नहीं सकते। एक अज्ञात लेखक की पुस्तक इरिथ्रियन सागर का पेरिप्लस भारतीय वाणिज्य की स्थिति पर विशेष एवं अनूठा प्रकाश डालती है। चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार के फलस्वरूप अनेक चीनी यात्री
भारत आए तथा उनमें से कुछ ने यात्रा विवरण भी रचे। वे भारतीय इतिहास के साधन के रूप में उनके अभिन्न अंग बन गए। यद्यपि इस प्रकार के वृत्तांतों में लेखकों का हर घटना व वस्तु के प्रति उनका धार्मिक दृष्टिकोण ही उभरता है, फिर भी ये विवरण ऐतिहासिक सामग्री देने के साथ साथ एक समीक्षात्मक अध्ययन का आधार भी देते हैं। चीनी लेखकों की श्रृंखला में सुमाचीन पहला व्यक्ति है जिसने अपने ग्रंथ में भारत के इतिहास पर प्रकाश डाला है। विशेष रूप से फाहियान, वेसांग तथा इत्सिंग का नाम उल्लेखनीय है और इन तीनों ने भारत की यात्रा करके अपने संस्मरणों को लिपिबद्ध किया है। फाहियान 399 ईस्वी में गुप्त वंशीय सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। यात्री ने गंगावर्ती प्रांतों के शासन प्रबंध तथा सामाजिक व्यवस्था का अपनी तरफ से पूरा लेखा जोखा दिया है, परंतु उनके वृत्तांत का मुख्य विषय बौद्ध धर्म ही है। वह हमें बौद्ध सिद्धांतों, परिपाटियों, नियमों तथा उसकी प्रगति के संबंध में पर्याप्त जानकारी देता है। चीनी यात्रियों में वेसांग का स्थान अधिक ऊंचा है। यह एक उत्साही एवं जिज्ञासु यात्री के रूप में 629 ईस्वी में भारत आया, जबकि उत्तरी मैदान में हर्षवर्धन का एक छत्र साम्राज्य था। वह 16 वर्ष तक भारत के विभिन्न स्थलों पर घूमता रहा, जिसका सहज परिणाम यह निकला कि वह इतिहास लेखन के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण अपना सका। उसके विवरण का महत्व इसी बात से आंका जा सकता है कि इतिहासकार यह मानते हैं कि इसके अभाव में 7वीं शताब्दी ईस्वी का भारतीय इतिहास संभवतः इतना अधिक सुलझा हुआ न होता। लगभग 673 से 95 ईस्वी के मध्य इत्सिंग नाम के एक चीनी यात्री ने भी भारत की यात्रा की। उसने भी बौद्ध धर्म के संदर्भ में भारत की धार्मिक अवस्था का आंखों देखा वर्णन किया है और केवल इसी दृष्टि से उसकी उपयोगिता है। अन्य विदेशी यात्री एवं लेखक। अन्य विदेशी लेखकों में तिब्बती, अरबों एवं मध्य एशियन के नाम मुख्य हैं। तिब्बती लेखक तारानाथ के ग्रंथों में कंग्यूर तथा तंग्यूर से भी भारत के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। शक एवं कुषाण काल के इतिहास पर तिब्बती लेखकों का अपना योगदान है। अरब एवं मध्य एशियाई लेखकों का योगदान प्राचीन भारत के उत्तरार्ध में है, जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। वैसे तो अरबों का भारत से संबंध बहुत प्राचीन है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मुहम्मद बिन कासिम के भारत पर आक्रमण के पश्चात तो अरब लेखकों ने प्रसंगवश भारत के बारे में काफी लिखना प्रारंभ कर दिया था। उन लेखकों में सुलेमान सिलसिला, अलमसुदी मुस्जु जहाब, अल बिलादुरी, कुतल बुल्दान, अबू जैद दुल्हन हसन, इब्न खुदवा, इल इद श्रीसी आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इस श्रृंखला में हर्षोत्तरकालीन भारत की अवस्थाओं पर उत्तम विवेचन करने वालों में लेखक अल बरूनी सदैव स्मरणीय हैं। अल बरूनी की भारतीय दर्शन एवं कला कौशल के प्रति रुचि उदाहरणीय है। यहाँ के वृतांत को लिखने में उसने बहुत ही परिश्रम तथा धैर्य से काम लिया। उसकी पुस्तक तहकीके हिंद भारतीय समाज एवं उसकी मान्यताओं का एक समीक्षात्मक वर्णन है, जिसका उपयोग परवर्ती इतिहासकारों ने भी किया है।
आश्चर्य यह है कि जब महमूद गजनवी अपनी भौतिक एवं साम्राज्यवादी लिप्साओं में व्यस्त था, तब उसका यह दरबारी अलबरूनी भारतीय मस्तिष्क का मर्म समझने का यत्न कर रहा था। लेखक ने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के विषय में जितना लिखा है, यदि उतना ही महत्व समकालीन इतिहास को भी दे देता तो उससे इतिहास के पारंपरिक ज्ञान को भी बहुत लाभ पहुंचता। थैंक यू गाइस।